दान है, क्योंकि उन लोगों ने हमें इस काबिल बनाया, हमें यहाँ ले आया ताकि हम लोग इस काबिल में सीख कर और हम 1 PM में भी जा सकें। तो कहीं न कहीं जो है इसमें हम पहला नाम लेना चाहेंगे पूजा मैम का, जो पूजा मौर्य जी हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उनके टीम से हूँ, तो आज अगर मुझे आप लोग के बीच में एक मौका मिला बोलने का, बताने का, सुनने का, तो ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो पूजा मौर्य जी को जाता है। मैं चाहूँगी एक बार उनके लिए एक शानदार ताली। नाम जैसा कि मैम ने बताया, नाम आरती मौर्य और बनारस से ही हैं और सीख रहे हैं, सीखते हुए सिस्टम को 2 से ढाई साल हो गया है और अभी इसी पिछले मंथ ही हमने स्टार गोल्ड का पिन अचीव किया। तो कहीं न कहीं एक सपना था इस इंडस्ट्री में आने का और अपने सपने को अचीव करने का, तो ये सब सारा श्रेय, सारा आशीर्वाद आकर यहाँ मिला जी। और कहीं न कहीं सब चीज़ें जो हैं एक सिस्टम की पावर है, जो ताकत की पावर है, वहाँ से ही मुझे मिली। और कहीं न कहीं सब जो चीज़ें हैं एक ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, माता-पिता का आशीर्वाद होता है, जो हमें प्राप्त होता है। तो मैं परिचय में बता दूँ, मैं हम लोग 5 बहनें हैं, भाई नहीं हैं और कहीं न कहीं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। अ, पूजा मौर्य भी हैं और मेरा नाम आरती मौर्य है और हमसे भी छोटी 3 बहनें हैं। 5 बहनों को लेकर एक पिता के सामने जो ज़िल्लत आती है, जो ज़िंदगी में जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिन हम लोग का जीवन रहा है। और इस जीवन में जो कठिनाइयाँ आई, मैं थोड़ा-सा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं जब हमारे सामने चैलेंज आता है, कठिनाइयाँ आते हैं, तो हम धीरे-धीरे टूटना शुरू कर देते हैं। जब मैं पैदा हुई तो कहीं न कहीं हमारा जो खानदान में था ना, बेटे की बड़ी चाहत थी। मैम क्या मेरी आवाज़ जा रही है? प्लीज़ मैम परफेक्ट। हेल्प जक बिल्कुल परफेक्ट, झकास आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो जब मैं पैदा हुई मैं सबसे बड़ी थी। कहीं न कहीं माता-पिता की आँखों में एक सपने थे कि बेटा पैदा होगा, बट नसीब में जो लिखा है वो ज़रूर मिलता है। मैं बेटी पैदा हुई और कहते हैं कि आज मेरी उम्र 36-38 साल हो चुकी है, तो 38 साल जो पहले जो सोच थी लोगों की, तो चाहत एक होती थी। कहीं न कहीं ये चीज़ माता-पिता को भी खा रही थी। मेरे बाद पूजा पैदा हुई और फिर दूसरा कहर माता-पिता के ऊपर टूट गया। काफ़ी उनको जो है जलित मतलब किया गया, उनको काफ़ी अपमान किया गया, समाज से, परिवार से, बहुत कुछ उन हम लोगों को लेकर झेला, क्योंकि उन लोग की नज़र में बेटियों का कोई स्थान नहीं था। तो मैं डेढ़ 2 साल की थी और पूजा जो थी 3-4 दिन की थी और माता-पिता घर से लेकर निकल गए हम लोगों को, क्योंकि जिसके पास बेटियाँ होती हैं उनको बोझ समझा जाने लगा। और फिर उसके बाद दूध के पैसे बहुत सारी चीज़ मतलब प्रॉब्लम शेयर करना पड़ा पापा-मम्मी को और दूध तो मिला ही नहीं, बॉटल में चीनी और पानी भर-भर के हम लोगों का जीवन गुज़ारा हुआ। इस तरह मेरे माता-पिता ने हम लोगों को बड़ा किया और ये चीज़ हम बराबर सुनते आए, काश बेटा होता, काश बेटा होता। हम लोगों की चीज़ें में ये शब्द बार-बार घाव करता रहा कि यार हम लोग बेटियाँ हैं, इतना बुरा है, क्या बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती? लेकिन वैसा एनवायरनमेंट नहीं था, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं था हम लोगों के पास। कहीं न कहीं एक चाहत थी कुछ करने की फिर जब जर्नी शुरू हुई हम लोगों की पापा-मम्मी हम लोग को घर से बाहर लेके निकल गए, रोड पर किसी तरह रहते रात बिताई और पानी बरसात का भी था, बहुत स्ट्रगल किया उन लोगों ने, हम लोगों को किसी तरह जिलाया-खिलाया और उसके बाद भाई का इंतज़ार करते-करते हम लोग 5 बहन हो गए। भाई नसीब में नहीं था तो नहीं मिला। और उसके बाद मैं सबसे बड़ी थी तो कहीं न कहीं एक चीज़ें थी कि 5 बेटियाँ हैं, कैसे पार लगाओगे? कैसे पार लगाओगे? रिश्तेदारों का दबाव पड़ने लगा और कहीं न कहीं उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दबाज़ी में कर दी। मैं 11th क्लास में थी तभी मेरी शादी हो चुकी थी और 12th की परीक्षा देने के विदाई भी हो गया और पढ़ने में बहुत माहिर थे, पढ़ने की बहुत ललक थी, बहुत शौक था, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियाँ और परिस्थितियाँ पढ़ने को अलाउ नहीं कर पाईं और कहीं न कहीं माता-पिता जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। इंटर के बाद जब मेरी शादी हुई, जब मैं ससुराल गई, ससुर जी को मेरा क्वालिफ़िकेशन, मेरा एजुकेशन देखकर बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरी बातचीत करने की शैली थोड़ा-सा परिवार में अलग थी। मैं सबसे छोटी बहू थी, उनको शौक था कि इसको और पढ़ाया जाए क्योंकि मैंने इंटर में उस समय 78% मार्क्स लाए थे, 76% मैं मार्क्स लाई थी। तो उनको था कि उनको कुछ मेरे से सपने और उम्मीदें दिख रही थी मेरे ससुर जी को, तो उन्होंने कहा कि इसको और पढ़ाया जाए। फिर उन्होंने मेरा ग्रेजुएशन कराया, लेकिन एक कहावत कही गई है समाज की कि औरतें ही औरतों का पैर खींचती हैं और कहीं न कहीं ये मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ।
और कहीं न कहीं ये मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ। और जब मैंने इस चीज़ को महसूस किया, जब मैं पढ़ने बैठती थी तो जेठानी लोग जो थीं, बहुत कमेंट करती थीं फर्स्ट टाइम गिनाएँगी, ये पढ़ाएँगी तो हम लोग क्या करेंगे? चूल्हा-चौका हम लोग करेंगे क्योंकि मेरी शादी बहुत ही गाँव में हो गई है, जहाँ पर मैंने कभी चूल्हे का मुँह नहीं देखा, फिर भी मैं 18 साल चूल्हे पे ही खाना बनाई। माता-पिता के घर बहुत लाडों से पली थी, लेकिन ससुराल जाने के बाद सारा चीज़ निकल गया। बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि पति जो हैं कमाते नहीं थे। कहीं न कहीं 4 में बहुत छोटे थे, तो होता था कि इसको कमाने की क्या ज़रूरत है, सभी भाई देख लेंगे। बट जब इंसान की शादी होती है तो ज़िम्मेदारियाँ उसके पास बढ़ जाती हैं। जब मैं कुछ खर्चे माँगती थी, तो बराबर ताने मिलते थे कि मैं कहाँ से लाके दूँ, मैं तो नहीं कमाता हूँ, तुम जाओ किसी और से माँगो। मैं किससे माँगने जाऊँ? ससुर जी से माँगती थी, तो वो बोलते थे कि तुम अपने पति से कहो। बहुत मतलब लाइफ़ बहुत कशमकश चल रही थी। उसी बीच 5 साल झेलते-झेलते हो गया। बीच में बहुत टकरार हुआ, बहुत कुछ चीज़ें हुई और उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सूर्यांश है और आज की डेट में वो 16 साल का हो चुका है। जब वो पैदा हुआ तो खर्चे और बढ़ गए और दवाइयों के खर्चे बढ़ गए। दिक्कत लगी, बेटा को निमोनिया हो गया, बार-बार बीमार होता था। तो जब भी दवाई की बात आती थी तो लोग एक-दूसरे पे ताकते थे, उसको हॉस्पिटल ले जाना होता था तो और देर रात तक ठंड में मुझे काम करना ही होता था, जिससे मैं बच्चे का केयर नहीं कर पाती थी। बच्चा पेशाब में रहे या लैट्रिन में रहे और 4 घंटे हैं, जब मैं खाली हो जाऊँगी तभी मैं उसको देखूँगी। कहीं न कहीं अब पुराने परिवार की सोच ऐसी होती थी, कोई छूता नहीं था बच्चे को। और बेटा धीरे-धीरे 8-10 साल का हो गया, फिर भी मम्मी के सहारे, पापा के सहारे हर महीने का खर्च ये लोग मुझे देते थे, पापा-मम्मी, हर चीज़ दवाई, खर्चा, कपड़ा सब। बट मुझे एक चीज़ कहीं न कहीं खाती थी कि मेरी जीवन ऐसा कब तक चलेगा? मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ क्योंकि उस समय मुलायम सिंह का राज था और मुझे याद है, मुझे 20,000 रुपए मिले थे, जैसे अभी के बच्चों को मोबाइल मिला है, उसमें मुझे 20,000 रुपए मिले थे। तो मुझे लगा कि यार मेरे में कुछ है, जो मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जो परिवार था ना तो गोबर उठाने के लिए और खेत में फसल काटने के लिए बहुत मतलब डिस्टर्बिंग होती थी। मैं ना करूँ तो बहुत कमेंट होते थे और परिवार काफ़ी लंबा था। मैं छोटी थी, 4 देवरानी, 4 जेठानी, तो मिला-जुला के 20-25 फैमिली मेरी होती थी। इतने लोग का खाना बनाने के बावजूद, बर्तन धोने के बावजूद, अपने लिए समय बहुत कम निकलता था कि मैं कुछ और कर सकूँ। रो के, हार के मैं उस घर में ही काम करना शुरू की। हम लोग मोरया करते हैं, हमारे यहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो गेहूँ काटना, धान काटना, अरहर काटना, गन्ना क छिलाई मतलब पूरा ए टू ज़ेड हम लोग के घर पे ये काम होता था। और जब मैं करती थी तो मैं बहुत रोती थी कि भगवान मेरी किस्मत कहाँ ला दिए। मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। सर पे जब गोबर उठा के मैं चलती थी, तो मेरी जेठानी लोग हँसती थी, क्योंकि वहाँ पर ये भी रिवाज नहीं था, जैसे साड़ी हम पहनते हैं तो उल्टा पल्ला वहाँ पे नहीं लिया जाता था। वहाँ पे बिल्कुल गाँव-गँवार जैसा साड़ी पहनते हैं, मुझ पे कमेंट होता था कि उल्टा पल्ला झाड़ के जा रही हो मैडम, कब तक तुमको गोबर जीवन भर फेंकना है? बहुत सारे मेरे पे कमेंट होते थे और मैं घर में आकर के मैं रोना शुरू कर देती थी। अब मेरा जीवन खत्म हो चुका है। कहीं न कहीं एक दिमाग में आता था कि अब मेरा जीवन नर्क हो चुका है। अब मुझे इस जीवन में नहीं रहना है। कई बार सिचुएशन ऐसा आया लगा कि अब नहीं, अब सुसाइड कर लेना चाहिए। अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है। लेकिन उसी बीच में मेरा दूसरा बच्चा मेरे पेट में आ गया और कहीं न कहीं ये 2 बच्चे मेरी जंजीर बन गए। मुझे जीने के लिए मजबूर कर गए और फिर मैं आरती पानी पी लो थोड़ा सा। पानी पी लो थोड़ा सा। शांत। आप तो बहादुर है। सॉरी मैम बट इन दोनों बच्चों ने मुझे अपना जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया और मैंने फिर से एक उड़ान भरी और मैंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया और मैं मेरा बेटा उस समय छोटा वाला जो था 2 साल का था और मैं उसको लेके घर से निकल गई क्योंकि घर की स्थिति थी कि कहीं न कहीं मैं या तो मैं इसमें से दफ़न हो जाऊँ या मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। मेरे पास 2 ही सिचुएशन था, उसके बाद कुछ भी नहीं था मेरे पास और फिर मैं बच्चों को गोद में लेकर मैं घर से निकल गई। और घर से निकलने के बाद अता-पता नहीं था कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बच्चों को कैसे जिलाऊँगी, खिलाऊँगी।
बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन कि अपना मकान था बनारस में, पापा ने बनाकर छोड़ा हुआ था। तो पापा ने कहा था कि बेटा तुझे जब भी लगे कि नहीं मुझे बाहर जाना है तो तू यहाँ आ सकती है। उसकी चाबी मेरे पास थी और मैं 2 बच्चों को लेकर मैं वहाँ चली गई। 1 सप्ताह पड़ोसियों ने मुझे खाना खिलाया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे बच्चों को दूध से लेके खाना तक उन लोगों ने देखा। उसके बाद मुझे लगा कि यार ऐसे कटेगी नहीं, कुछ न कुछ तो मुझे करना है। क्योंकि ससुराल की जो लाइफ थी ना बहुत कष्टदायक थी, दाल के लिए, सब्जी के लिए, हर चीज़ के लिए झगड़े होते थे, बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिलता था। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलता था कि जब मैं 20 से 25 लोग को मैं खाना बनाकर खिला सकती हूँ, मैं बर्तन धुल सकती हूँ, मैं खेत में काम कर सकती हूँ, तो मैं बाहर निकल कर अगर मैं 4 घर घर जाकर अगर मैं बर्तन भी धुल लूँगी ना, तो मैं कहीं न कहीं अपने बच्चों को जिला-खिला सकती हूँ। अगर एक घर से मुझे 2000 भी मिलेगा ना, तो मैं 8000 में मैं अपने बच्चों का पालन-पोषण कर लूँगी। ये मेरे अंदर चलता था। पति से कहती थी वो हर चीज़ों में मुँह मोड़ लेते थे, क्योंकि उनके पास कमाई तो थी नहीं, तो मेरा साथ देंगे कहाँ से? और ये स्ट्रगल भरी लाइफ़ को मुझे झेलना था। फिर जब मैं आई तो मुझे कहीं न कहीं पढ़ाने का शौक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं पढ़ी-लिखी थी। मुझे लगा था कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। मुझे मैं पढ़ाई का रास्ता इसलिए खोजी क्योंकि मुझे समझ में आया कि पढ़ाई में सम्मान बहुत मिलता है। मैं सम्मान की बहुत भूखी हूँ। मुझे सम्मान पसंद है, तो इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उसमें भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि आप 1 महीने, 2 महीने पढ़ाएँगे तब जाकर आपको कहीं न कहीं 1 महीने मिलेगा, लेकिन तो मैं तो घर से निकली हूँ, मुझे तो खाने के लिए रोज़ चाहिए। 1 सप्ताह बाद पापा-मम्मी जो भी बन पड़ा उन लोगों से गाड़ी से सामान लेकर बर्तन अन्न, राशन सब लेकर मेरे पास पहुँचे और सपोर्ट किया। फिर मैं सिलाई का हाथ हुनर भी था मेरे अंदर। फिर मैं पायल था मेरे पैर का, मैंने पायल को बेच के मैंने सिलाई मशीन लिया और मैं सिलाई करना शुरू कर दी। सिलाई भी मैंने किया, लेकिन सिलाई करने में भी काफ़ी तकलीफ थी। दिन भर चलाते-चलाते पैरों में सूजन हो जाती थी, आँखों की रोशनी डाउन होने लगी। तो मेंटली मेरे लाइफ में इतना ससुराल से कि मुझे माइग्रेन हो गया था, जिसकी वज़ह से मेरे ससुराल वाले मुझे पागल कहते थे कि पागल हो चुकी है ये। ये हमेशा इसके सर में दर्द होता है, पागलों के सर में दर्द होता है। क्योंकि मैं रात में भी नहीं सोती थी। उनकी दिन भर की जो जिल्लतें होती थी ना सास के, के पति के, तो रातों में मेरे कानों में गूँजता था। इसलिए मुझे दर्द, मैं सो नहीं पाती थी, तो मुझे माइग्रेन हो गया था। उसके बाद जब मैं सिलाई करी तो माइग्रेन मेरा तेज़ी से और बढ़ गया। फिर मैं सोची कि अब मैं क्या करूँ? उसके बाद गले का चैन था जो मेरे पापा ने मुझे दिया हुआ था, उस गले के चैन को मैंने बेचकर सोनार के पास फिर मैंने अपना पार्लर डाला, क्योंकि पार्लर मैं 15 साल पहले का सीखी थी। और मैं अपने ससुर से बोली भी कि पिताजी मुझे पार्लर खुलवा दें, मेरे हाथ में 2 पैसे की अर्निंग रहेगी, तो मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। लेकिन उनकी भी सोच औरतों ने बदल डाली थी कि घर की औरतें कमाने नहीं जाती, तुम कमाओगे तो खर्चा चलेगा, तुमको नहीं मिल रहा है। इस तरह उस तरह बातें करके फिर मैं जीऊँगा तो ऐसा नहीं होने दूँगा। बहुत सारा चीज़ मेरे सामने आया, तो फिर मैंने उनसे कहना छोड़ दिया। फिर मैं निकल आई, उसके बाद मैंने गले का चैन बेचकर मैंने पार्लर डाला। पार्लर चलाने लगी, लेकिन उसी बीच में जब मैं माइग्रेन से परेशान थी, तो मुझे किसी ने पंचतुलसी का ड्राप दिया। और वह ये हमारे घर में जो आरसीएम बिज़नेस है, ये 2007 से पापा ने किया था। लेकिन बीच में वो स्थायी हो गए थे और बहन कर रही थी, पूजा मौर्य कर रही थी। लेकिन मुझे लगता था कि अरे यार, उसके तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ कर लेते हैं। मैं अकेले 2 छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? ये मेरे बस का नहीं है। और मुझे बहुत प्रेशर डालती रही, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनी। कहीं न कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है कि लोग अपनों की बातें नहीं सुनते हैं, वही मैंने भी किया। मैं पूजा की कोई बात नहीं सुनी। मैंने बहुत कहा कि यार मेरी बहन मुझसे नहीं होगा, इसमें बहुत झूठ 3-5 बोलना होता है, वो मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती थी, क्योंकि मैं इतना मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन में रहती थी, मुझे किसी की बातें ना अच्छी लगती थी, ना मैं किसी को सुनती थी, ना मैं अपना बोलती थी। मैं बहुत चुपचाप और शांत रहने वाली लड़की थी, सभी उबाल से मन में ही रहते थे, बाहर में नहीं निकालती थी। इसलिए मुझे लगा कि आरसी मेरे बस का काम नहीं है। पूजा तो कर लेती है, पूजा तो हँसती बोलती है, हस्बैंड साथ में, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के कर लेते हैं। मैं तो अकेले हूँ, मैं 2 साल का बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी? और नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बैकअप सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो उसके बाद जब मैं इसमें आई, तो जब पंचतुलसी का ड्राप मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला। सर दर्द में मुझे रिलीफ़ मिला, मुझे अच्छा लगा। फिर उसने बताया, पूजा ने एक चीज़ कहा जो मेरे दिल को बहुत छुई। उन्होंने कहा कि आप घर छोड़ के आए हो, 2 बच्चों को लेके आए हो। आप आज पार्लर में काम कर रहे हो, अगर आपके हाथ में कैंची लग जाए, कट जाए, आप बीमार हो जाओ, तो पैसे कहाँ से आएँगे? ये चीज़ मुझे बहुत टच किया। कहीं न कहीं ये हकीकत था कि मैं ही करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के जीवन में माँ और पिता दोनों का रोल अदा कर रही हूँ।
आज भी हस्बैंड को नहीं पता मेरा बच्चा मुझे 5 साल घर छोड़े हो गया है। मेरा बेटा 10th क्लास में है और किस क्लास में पढ़ता है, उसका कौन-सा सब्जेक्ट लिया है, कब उसकी पेरेंट्स मीटिंग होती है, कब उसका फीस जमा हुआ, नहीं हुआ। 1 साल से मैं छोटे बेटे को लेके स्ट्रगल कर रही हूँ, उसके पैर में ज़हर पात का फोड़ा हो गया था, बट उसके पापा को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कहीं न कहीं मैं स्ट्रगल कर रही हूँ लाइफ में। उनको लगता है कि कमाने गई तो कमा ले, देखते हैं क्या कर लेती है। और इस चैलेंज को मुझे तोड़ना था, कहीं न कहीं मुझे तोड़ना था। मुझे था कि नहीं, मैं औरत हूँ तो क्या मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर मैं आपका चूल्हा-चौका कर सकती हूँ, अगर मैं घर गृहस्थी का निर्माण कर सकती हूँ, मैं बिज़नेस भी कर सकती हूँ। यह मैंने अपने अंदर विल पावर भरा और फिर मैं पूजा की बातों को सुनकर मैं बिज़नेस में आई। और उसके बाद पापा ने मार्गदर्शन किया। न्यूट्रीचार्ज वीरांगना की मैं मेंबर भी हूँ। उत्तर प्रदेश की पहली न्यूट्रीचार्ज की वीरांगना हूँ। और इस जो है सिस्टम का बहुत बड़ा श्रेय मैं मनीषा मैम को भी देती हूँ, क्योंकि आज जो मैं यहाँ बोलने लायक हुई हूँ, क्या है, मनीषा मैम का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, हिम्मत दिया और बातचीत करने का तरीका बताया कि आज मैं आप लोगों के बीच में बोल पा रही हूँ। इस सिस्टम में आई और धीरे-धीरे इस बिज़नेस में शुरुआत किया। चैलेंज तो इतना आया कि पूछिए मत, क्योंकि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुदरती चैलेंज बहुत आते हैं। परिवार का चैलेंज द्वारा तो मैं झेल-झाल के छोड़-छाड़ के मैं चली आई, लेकिन भगवान ने भी बहुत चैलेंज लिया मेरे साथ। लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, 2-3 साल और 1 साल मैं बहुत परेशान रही, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश थी। कोरोना में मैं इसलिए खुश थी क्योंकि पार्लर में चलाती थी, तो घर में मुझे सर्विस मिल जाती थी। तो कोरोना मेरा आराम से निकल गया। उसके बाद फिर मैंने इसमें जॉइन किया और उसके बाद मैं करना शुरू की। मैंने न्यूट्रीचार्ज वीरांगना में भी अपना स्थान किया और 2 बार मैं गोवा जा चुकी हूँ। सपना था अच्छे घर में रहना, अच्छे में था। मैं अपने बच्चों को 5 स्टार होटल में गोवा में मैं घुमा चुकी हूँ, खिला चुकी हूँ, पिला चुकी हूँ। बच्चे मेरे बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि माँ आपके वज़ह से हम लोगों ने ये दुनिया भी देखी। तो कहीं न कहीं जो इस सिस्टम की पावर है, मैं कहना चाहूँगी आप सभी से, मैं जितनी बहनें सुन रही हैं, इस सिस्टम में आना बहुत आसान है। इस सिस्टम से जाना भी आसान है, बट टिके रहना मेरी बहन बहुत कठिन काम है और जो टिक गया वो जीत गया। और मैं भी 2.5-3 साल से मैं टिक गई और टिकने का नतीजा ये रहा कि मैंने इस मार्च में 51,592 की इनकम की, जो मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं इस काबिल बनूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज वही ससुराल वाले चाहते हैं कि कब बहू आए, कब 1 दिन 2 दिन रह ले, बट अब मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ उनको। 1 साल पहले जेठानी की लड़की की शादी हुई थी और उन लोगों ने मुझे पूरे परिवार ने बहुत बुलाया। मेरे रूम पे ह पचासों बार आए, कहे अब चलो घर, अब चलो घर। तो बेटा बोला कि नहीं माँ, आप बहुत ज़लील हुई हैं, आप ऐसे घर नहीं जाएँगी। आपको सम्मान दिलवाने का मेरा अधिकार बनता है कि बेटा बड़ा हो चुका है। और जिस दिन बारात आने वाली थी, उसके 1 दिन मैं पहले गई और बेटा बोला कि मैंने स्कूटी भी परचेज़ किया है और मैं थैंक्स टू आरसीएम कहना चाहूँगी कि मैं घर से पैदल निकली थी अपने बच्चों को लेकर और मैं 1,20,000 की मैं स्कूटी लेकर अपने जब ससुराल पहुँची, तो रिश्तेदारों ने एक तरफ मेरे बाल उठाकर देखा और मैं रात में पहुँची क्योंकि सारे गेस्ट आ चुके थे, तो सभी ने देखा। मेरे ससुर जी की आँखें नीचे थी और मुझे बड़ी खुशी थी। मैं इतना खुश थी, मैं क्या बताऊँ? मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं जीत का परचम लहरा रही हूँ। तो मैंने ससुर जी का पैर छुआ, जो मिठाई का डब्बा उनको हाथ में पकड़ाया और जब मैं घर में गई, मेरी जेठानियाँ इतनी खुशी से मेरे से मिली, इतनी खुशी से मिली कि मैं क्या बताऊँ। जैसे लगा था कि नहीं, घर में बाहर आ गया, घर में रौनक आ गया और मैं सबकी कुछ न कुछ मैं लेकर गई थी क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं था कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इनके साथ ऐसा करूँगी। मैं हर ये जो-जो गिफ्ट मेरे पास था, कि पाला चाहिए तो मैं किसी के लिए कंगन, चूड़ी जो भी मेरे समझ में आया, मैं सबके लिए मैं गिफ्ट लेकर गई थी। सभी बहुत खुश, शादी अच्छे से बीती, फिर मैं वापस आ गई। लेकिन कहा जाता है कि नेचर वैसा ही लोग होता है, इंसान का नेचर और सिग्नेचर भी चेंज नहीं होता। तो वैसा ही भैया मेरे साथ किया, जैसा वो पहले करते थे। फिर उसी मोड़ पे आ गए क्योंकि शादी थी तो कह के मैं पार्लर वाली थी, मेरी ज़रूरत थी तो उन लोगों ने मेरे को पूछा, उसके बाद फिर उन लोगों ने वही किया। कोई बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में आ गई। अब मुझे कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ़ यही करना है कि मेरे दोनों बेटे खड़ा होके मुझे बोले कि नहीं, मुझे अपनी माँ जैसा बनना है और मुझे यही काम करना है। तो कहीं न कहीं हम एक आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, एक छोटी-सी लाइन कि बेटी जब उठ खड़ी होती है, समझो जीत बड़ी होती है। एक नारी कब किसका आसरा और एहसान लेती है, वह सब कुछ कर लेती है जब वो ठान लेती है। तो कहीं न कहीं ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती रही, बहुत मोटिवेट करती रही। और बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ और एक सपना, सपना बहुत सारा था। माता-पिता हैं, भाई नहीं है, मैं सबसे बड़ी हूँ।
तो एक ने एक चाहत थी कि अरे यार मैं इस काबिल तो बन जाऊँ, कभी पापा बीमार हो तो उनको हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? कहीं मम्मी बीमार हो तो उनको हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? भाई तो है नहीं कि भाभी तो है नहीं, जो हैं तो सो हम ही लोग हैं। तो मुझे इस काबिल बनना था। मैं अगर गाँव में गोबर फेंक रही होती, तो आज मैं पति के आश्रय होती, मैं उनसे किराया भाड़ा माँग के ही अपने मायके आती। लेकिन अब मुझे घंटे भर भी नहीं लगता है, स्कूटी उठा के फट से पापा क्या चली आती हूँ, चली जाती हूँ। अब मैं इतना आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ कि मुझे अभी और आगे ले 1.5 लाख 2 लाख की इनकम करनी है, ताकि मैं अपने माता-पिता के सपनों को पूरा कर सकूँ और अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकूँ, एक अपने सपनों का घर बना सकूँ। मैंने सब कुछ अपना डेट डिसाइड कर लिया है, मैंने डायरी भी मेंटेन कर लिया है और मुझे एक चीज़ पता है, एक हाउसवाइफ, एक लड़की, एक औरत जब एक गृहस्थी का निर्माण कर सकती है, तो वह पूरे समाज का निर्माण कर सकती है। ये मैंने अपने जीवन में सीखा, क्योंकि एक औरत ही होती है जो चूल्हे से लेके, किचन से लेके, स्कूल से लेके, हॉस्पिटल से लेके, राजनीति तक लेकर एक औरत अपना दर्जा निभा रही है। तो हम लोग को सिर्फ बिज़नेस ही करना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है। हर एक बहनों से यही कहना चाहेंगे कि बस आप अपने सपना रखिए, आपके पास एक सपना होना चाहिए कि आप इस बिज़नेस में आए किस लिए हैं? आपका टारगेट क्या है? आपका सपना क्या है? और दूसरी चीज़ ये जो सिस्टम है बड़ा प्यारा है, नाम, मान, सम्मान, इज़्ज़त बहुत मिलता है। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे मैम कहलाने का बड़ा शौक था, मैं बच्चों को पढ़ाती थी और आज इंडस्ट्री का देन है। ज़ूम पे भी न्यूट्री चार्ज वीरांगना में कई बार मुझे लोगों ने देखा और जब वो फिजिकल मीटिंग में बोले कि मैम एक सेल्फी, तो बड़ा खुशी फीलिंग होती है, बड़ा अच्छा लगा है, सेलिब्रेट की तरह हम लोग जाने जा रहे हैं, सेलिब्रिटी हम लोग हो गए हैं। तो कहीं न कहीं ये सिस्टम की पावर है और ये सिस्टम ही है जो कि हम लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, क्योंकि इस लाइफ़ में जहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ना ही टीचर बन सकते हैं, ना ही हम डॉक्टर बन सकते हैं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ आने के बाद एक नेटवर्कर ज़रूर बन सकते हैं और यहीं अपने अंदर एक अपनी काबिलियत को जगानी है, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। थैंक यू मैम। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि नहीं यार, एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में मैंने देखा मैम कि औरतें औरतें का टाँग खींचती हैं। घटना मेरे साथ हुई है, मेरे परिवार में हुई है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखने के बाद मैंने सारे मैम को सुना, मधुसूदन मैम को मैंने सुना, पूजा अरोड़ा मैंने सुना, हेमलता मैम को मैंने सुना और संध्या मैम को मैंने सुना, क्षमा मैम को मैं रोज़ सुनती हूँ। तो कहीं न कहीं लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे तो इतना अच्छा है कि सभी औरतें एक औरतों का हाथ पकड़ के ऊपर खींच रही हैं। बाहर की दुनिया में क्या है, औरतें औरतों का टाँग खींचती हैं, बुराई करती हैं, शिकायत करती हैं। यहाँ आने के बाद हमारी थिंकिंग जो है चेंज हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। और अगर कुदरत आपका परीक्षा ले रहा है, तो इससे बिल्कुल हार ना मानें, क्योंकि वह आपको चेक करता है, वह उन्हीं को में ज़िम्मेदारियाँ देता है, जो हमारे कंधे मज़बूत होते हैं और उन ज़िम्मेदारियों को उठाने लायक होते हैं। मैं बहुत जब कभी-कभी रोती थी, तो मेरे मम्मी-पापा समझाते थे, "तू घबरा मत, तू सीता है, सीता ने दोनों बच्चों को अकेले पाला है और तू भी इतिहास रचेगी।" यह मोटिवेशन उनका मुझे मिलता रहा। मेरे पापा एक लाइन और कहते हैं, जो मुझे बहुत मेरे जीवन में वह लाइन मोटिवेट मुझे करती है कि ये समझो कि जब दुःख का चरम सीमा हो, जब लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सोच लो सुख का दरवाज़ा खुलने वाला है। तो कहीं न कहीं ये लाइनें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती रहीं, मैं अपने अंदर भरती रही और मैंने एक लाइन चीज़ और मैंने अपने आप को महसूस किया कि तकदीर सबकी होती है और मैंने एक लाइन पढ़ा हुआ था कि तकदीर के खेल से नाज़ नहीं होती, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होते और ज़िंदगी के खेल से कभी उदास मत होना है मेरे दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो मुझे लगा कि नहीं यार, सब कुछ बेकार मेरे साथ नहीं जाएगा, कभी न कभी अपना समय ज़रूर बदलेगा और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने देखा आप लोगों को जब वो वहाँ पर प्रोग्राम हुआ दिल्ली में और आप लोगों को जब मैंने अपराजिता के रूप में देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भी यहाँ आना है, तो मुझे भी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना है। मैं उसमें 1 पीएम में बैठना शुरू कर दी, 2 पीएम में मैं बैठना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं अपनी भी स्टोरी बतानी थी, क्योंकि कहीं न कहीं लगता है कि नहीं यार, हम भी बहुत दुखी हैं। मैंने रजनी साहू मैम को देखा और मैं उनसे काफ़ी मोटिवेट हुई, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी कहानी कुछ न कुछ मेरे जैसे ज़रूर थी और रजनी साहू मैम को मैं सैल्यूट मारती हूँ और मैं उन्हीं को देखकर अपने अंदर फिर भरा कि नहीं, जब वो मैम कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। तो यह मंच हम महिलाओं के लिए बहुत सुंदर प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। आदरणीय गुरु बीसी छाबड़ा जी को बहुत कोटि-कोटि मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसका
कंपनी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, सारी सीनियर अपराजिता मैम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हम बहनों को आगे बढ़ाने का एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया और हम बहनें भी आकर अपनी कहानियाँ कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बाकी जो कहानी थी काफ़ी शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अपने जीवन में एक बात मायने रखता है बहुत, मैंने उनको सुना है, सतीश पंडित जी की वाइफ जो है मिलन पंडित जी, मुझे वह बहुत मतलब हार्ट टच करता है क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए सोचते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि अभी आप क्या हैं, कैसे हैं, यह मायने नहीं रखता। आप क्या छोड़ के जाएँगे अपने परिवार के लिए, यह मायने रखता है। और इतना धूम मचा के काम करना, इतनी मेहनत करना है कि मेरे आने वाली जनरेशन को कहीं नौकरी के लिए धक्का ना खाना पड़े, इतना मेहनत करना है, इतना धूम मचा के काम करना है। और कहीं न कहीं मुझे पता है कि एक औरत ये सब कुछ मेहनत कर सकती है, क्योंकि एक औरत ही है जो जानती है ससुराल के लोगों को कैसे खुश करना है और मायके में भी कैसे करना है। वह हर जगह अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, क्योंकि उसके पास जो है ना, कहते हैं कि 10 भुजा है, 8 भुजा है, दुर्गा, काली, हर चीज़ का रूप दिया जाता है, सरस्वती, क्योंकि एक एक औरत जो है नर्स भी बन जाती है जब बच्चे बीमार होते हैं, बहू भी बन जाती है जब घर में क ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं, नौकरानी भी बढ़ जाती है जब घर में झाड़ू-पोछा करना होता है, वो सारे काम अकेले हैंडल कर लेती है। तो मैं जानती हूँ कि एक औरत में बहुत बड़ी पावर होती है और हम सभी औरतों को अपना समय, टाइम मैनेजमेंट करके बिज़नेस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि काफ़ी औरतें हैं, मैंने देखा हुआ है उन लोगों को जो टीवी पर अपना समय बर्बाद करते हैं, तो वहाँ समय ना बर्बाद करके हम उसको थोड़ा 1 ही घंटा, 2 ही घंटा अपने बिज़नेस में लगाएँगे, तो हमारे पास एक पावर होगी और हमारे क्योंकि पैसों की मेरे से बड़ा किसी ने नहीं झेला है। हाँ, सबकी इच्छाएँ होती हैं, मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ करूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, तो मुझे हाथ फैलाने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनना था। इसलिए मैं इस बिज़नेस को मैंने जॉइन किया और आज मेरे सपने पूरे हो रहे हैं और मेरी एक अच्छी इनकम भी जनरेट हुई है, मान-सम्मान भी बहुत मिलता है और बात करने की स्किल्स तो मेरी इतनी ज़्यादा डेवलप हुई। मैं बहुत कम पढ़ी-लिखी हूँ, मैंने बताया कि जो भी पढ़ाई-लिखाई रहा बहुत कम रहा, बट आज किसी के बीच में बैठने के बाद चाहे सीएमओ हो, एसओ हो, आई डोंट केयर, आई हैव कंप्लीट उनको मैं हैंडल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो जिस फील्ड का मास्टर है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आरसीएम का असली मास्टर मैं हूँ, न्यूट्रीचार्ज की असली मास्टर मैं हूँ। मुझे जो है सप्लीमेंट के बारे में जो नॉलेज मुझे है, जो कंपनी के बारे में नॉलेज है, जो मार्केटिंग प्लान का नॉलेज है, वो सब मेरे पास है, उसके पास नहीं है। अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें और अपने आप को एक नए सपनों के साथ, एक नई उड़ान के साथ अपने आप में ऊर्जा भरें और आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। तो थैंक यू सभी साथियों को। अगर मेरे तरफ से कोई ठेस लगी हो या मैंने कुछ अपशब्द निकल गया हो, तो मैं फर्स्ट टाइम ज़ूम पे आई हूँ। मेरे वाणी से अगर कुछ गलत निकला हो, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी भी बोलूँगी।